नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए संस्कृत के कारक प्रकरण जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल आसान भाषा में। और ये जो वीडियो है ये देखने के बाद में, ये पूरी जो सीरीज़ है वीडियो की कारक की, ये देखने के बाद में आपका कारक प्रकरण का कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए जो है वो उपयोगी रहेगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले देखिए, जो कारक शब्द की उत्पत्ति है, जो कारक शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वह साथियों है क्री धातु। कारक में कौन सी धातु है साथियों? क्री धातु और प्लस णउल प्रत्यय लगने से हुई है। कौन सा प्रत्यय है? णउल प्रत्यय। तो साथियों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कारक शब्द की उत्पत्ति है वह क्री धातु और णउल प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है साथियों, क्या शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है करने वाला। कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है? करने वाला। क्री धातु और णउल प्रत्यय के योग से हुई है। बात करें साथियों इसकी परिभाषा की, तो कारक की यदि हम परिभाषा देखें साथियों, तो कारक की परिभाषा होती है क्रियाजनकम कारकम। क्या होती है साथियों? क्रियाजनकम कारकम। देखिए, टॉपिक डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इजी वे में नोट्स भी बन जाएंगे आपके। क्रियाजनकम कारकम, इसका मतलब होता है क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। क्या मतलब होता है? क्रिया को उत्पन्न करने वाला। क्रियाजनकम कारकम का मतलब क्या होता है? क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष कोई संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। यहाँ तक की बात डिटेल से समझ में आ गई। क्री धातु के योग में जो णउल प्रत्यय लगता है तब कारक शब्द की उत्पत्ति होती है और शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। परिभाषा की बात करें तो क्रियाजनकम कारकम यानी क्रिया को करने वाला कारक होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब बात करें कारक के भेद की। कारक के भेद, और कारक के भेद के बारे में बात करें तो संस्कृत में साथियों कितने कारक माने गए हैं? 6 कारक माने गए हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में यदि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि कितने कारक होते हैं तो 6 कारक होते हैं। बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना है कौन कौन से होते हैं। एक श्लोक होता है साथियों, कर्ता क्रम चे करणम। देखिए समझना, कर्ता क्रम चे करणम संप्रदानम तथैव चे। संप्रदानम तथैव चे। अप्पादानी अधिकरणम, अप्पादानाधिकरणम त्यमाहु कारकाणि षट्। कारकाणि षट्। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं साथियों? 6 कारक होते हैं। कर्ता क्रम च करणम संप्रदानम तथैव चे अप्पादानीकरण त्याऊ कारकाणि षट्। कौन कौन से? पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है साथियों कौन सा? कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, नंबर 4 पे आता है संप्रदान कारक, नंबर 5 पे आता है अपादान, नंबर 6 पे आता है अधिकरण। तो साथियों कारक के भेद की बात करें तो संस्कृत भाषा में जो कारक हैं वह 6 है। कौन कौन से? कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ध्यान रखना है साथियों, संस्कृत में जो शब्द होते हैं शब्द रूप, उसमें 7 विभक्तियाँ होती है और 7 विभक्तियाँ ही कारक के रूप में मानी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति और संबंध जो षष्ठी है उसका क्रिया के साथ जो है वो सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। हिंदी में आप पढ़ेंगे संबंध, लेकिन संबंध को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि क्रिया के साथ इसका
सीधा जो संबंध है वो स्थापित नहीं होता है। तो एक एक को करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है वो कर्ता कारक ना पढ़ के कर्म कारक पढ़ेंगे, क्योंकि कर्ता कारक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं लास्ट में पढ़ूंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्म कारक। कौन सा पढ़ेंगे साथियों? कर्म कारक। और कर्म कारक का मतलब कौन सी विभक्ति हो गई साथियों? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। इसका जो विधायक सूत्र होता है साथियों वो होता है कर्तुरीप्सितम कर्म। विधायक सूत्र देखें साथियों इसका। कर्म कारक का विधायक सूत्र मैं लिख रहा हूँ साथियों, कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया। साथियों इसका मतलब क्या होता है? कर्ता जिस पदार्थ को सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। इस सूत्र का मतलब क्या है? कर्ता जिस पदार्थ को ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे कर्म कहा जाता है। कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया। तो साथियों एग्जाम्पल से हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, महेश पुस्तक पढ़ता है। मैंने लिखा कि महेश पुस्तक पढ़ता है। देखिए महेश पुस्तक पढ़ता है, महेश पढ़ने की क्रिया द्वारा किसको चाह रहा है? पुस्तक को चाह रहा है। तो पुस्तक यहाँ पर क्या बनी? कर्म बनी। तो यदि हम इसका संस्कृत में रूप देखेंगे तो क्या बनेगा? महेश है, पुस्तक कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति आएगी तो क्या बनेगा? फलम की तरह पुस्तकम पढ़ता है, इसका मतलब पठति। क्या बनेगा? महेश है पुस्तकम पठति। इसी प्रकार से हम और बनाएं तो साथियों दूसरा मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, बंदर फल खाता है। बंदर फल खाता है। बंदर जो है खाने की क्रिया द्वारा किसको चाह रहा है? फल को चाह रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा? वानरः फलम खादति। क्या बन जाएगा साथियों? वानरः फलम खादति। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि कर्तुरीप्सितम कर्म जो है इसका मतलब होता है कर्ता जिस पदार्थ को ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहा जाता है, और कर्म में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र है साथियों, कौन सा? ध्यान से समझना। जिसको चाहता है उसको तो कर्म कहते हैं, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन एक सूत्र है साथियों, तथा युक्तम। सूत्र को समझना, तथा युक्तम चानिप्सितम। तथा युक्तम चानिप्सितम। ये क्या कहता है साथियों? ये कहता है कि अनिप्सित पदार्थ में भी कर्म संज्ञा होती है। अनिप्सित पदार्थ में भी कर्म संज्ञा होती है। इसका मतलब क्या? अनिप्सित पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जो इच्छित पदार्थ नहीं है, कर्ता जिसे ना चाहे उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर सूत्र को समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। क्या कहता है? तथा युक्तम चानिप्सितम। इसका मतलब होता है कि अर्थात अनिप्सित पदार्थ में भी कर्म संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता जिसको नहीं चाहता है अथवा कर्ता का जो इच्छित पदार्थ नहीं है उसे अनिप्सित पदार्थ कहा जाता है, और अनिप्सित पदार्थ में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। चाहे कर्ता चाहे या ना चाहे उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस लिखते हुए समझते हैं साथियों। उदाहरण ले रहा हूँ, गांव जाता हुआ मोहन। ध्यान से समझना, गांव जाता हुआ मोहन। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये। गांव जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है। तिनके को स्पर्श करता है। गांव जाता हुआ मोहन
तिनके को स्पर्श करता है, उसका मेन मकसद क्या है, गांव जाना, उसका कर्म क्या है, गांव जाना, ना चाहते हुए भी वो तिनके को स्पर्श करता है। इसका मतलब जो तिनका है वो इसका अनिश्चित पदार्थ हुआ, यानी इसको नहीं चाह रहा है। तो इसका जो संस्कृत रूप बनेगा साथियों वो क्या बनेगा, ग्रामम गच्छन, ग्रामम गच्छन मोहने तृणम स्पर्शति, ग्रामम गच्छन मोहने तृणम स्पर्शति। तृणम, तृणम में कौन सी विभक्ति आई, द्वितीय विभक्ति आई। क्यों, क्योंकि ये अनिश्चित पदार्थ है, वो नहीं चाह रहा है। समझ गए। अगला सेंटेंस देखते हैं, दूसरा वाक्य लेते हैं, आपको डिटेल से समझ में आएगा। दूसरा मैं ले रहा हूँ, भोजन करता हुआ, भोजन करता हुआ वह विष खा जाता है, भोजन करता हुआ वह विष खा जाता है। देखिए उसका मेन काम क्या था, किसको चाह रहा था, भोजन को चाह रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी विष खा जाता है। इसका मतलब विष क्या हुआ, अनिश्चित पदार्थ हुआ, और विष में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विषम बन जाएगा। तो क्या आएगा, ओदनम बुज्जान है सह, विष का क्या बनेगा, द्वितीय में विषम, भुक्ते खा जाता है, भुक्ते। समझ गए। ओदनम बुज्जान है सह विषम भुक्ते। तो ये कौन सा सूत्र था, चानिप्सितम तथा युक्तम चानिप्सितम, यानी जो अनिश्चित पदार्थ होता है जिसको नहीं चाहा जाता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए, अगला जो सूत्र है आपका वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको आप। चलिए अगला जो सूत्र है वो सूत्र आपका ये है साथियों, सूत्र है एकतितम चे। कौन सा है, ए कतितम चे। ये कौन सा है साथियों, ये सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। संस्कृत व्याकरण में 16 धातुएं ऐसी होती है, कितनी धातुएं, 16 धातुएं ऐसी होती है जिनके साथ दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। कितने कर्म प्रयुक्त होते हैं साथियों, दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य में, अब दो कर्म में से एक तो आएगा आपका कौन सा, प्रधान कर्म यानी मुख्य कर्म, एक आएगा आपका कौन सा, गौण कर्म यानी अप्रधान कर्म। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गौण कर्म है कौन सा प्रधान कर्म है, तो वाक्य में आपको क्या, किसे या किसको दिखाई देता है, ऐसा सवाल करने पर आंसर मिलता है तो वह कौन सा है, वह आपका प्रधान कर्म होगा। कौन सा होगा साथियों, प्रधान कर्म होगा। इसके अलावा जो कर्म होगा वो आपका गौण कर्म होगा। वाक्य में हम जब सवाल करेंगे क्या, किसे, किसको, तो वहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा वह प्रधान कर्म होगा, बाकी जो है वह गौण कर्म होगा। अब देखिए 16 धातुएं कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 16 धातुएं कौन सी है, नंबर 1 पे आती है आपकी दूह है। दूह का मतलब होता है दूना, दूह का मतलब कौन सा होता है, दूना। नंबर 2 पर आती है आपकी याच, याच का मतलब मांगना, याच का मतलब क्या होता है साथियों, मांगना। नंबर 3 पे आपकी आती है पच, पच का मतलब साथियों क्या होता है, पकाना, पच का मतलब क्या होता है, पकाना। नंबर 4 पर आती है आपकी दंड धातु, दंड का मतलब होता है दंड देना, दंड का मतलब क्या हुआ, दंड देना। नंबर 5 की यदि बात करें तो रुद्ध, रुद्ध का मतलब होता है साथियों रोकना, रुद्ध का मतलब क्या होता है, रोकना। नंबर 6 पे आती है साथियों प्रच, और प्रच का मतलब होता है पूछना, प्रच का मतलब क्या हुआ, पूछना। नंबर 7 पर आती है साथियों ची, और ची का मतलब होता है चुनना, क्या होता है साथियों, चुनना। नंबर 8 पर जो आपकी धातु आएगी वो आएगी ब्रू, और ब्रू का मतलब होता है कहना, ब्रू का मतलब क्या होता है, कहना। नंबर 9 पर आएगी साथियों सास धातु, और सास का मतलब होता है उपदेश देना, उपदेश देना। नंबर 8 पर आपकी जो धातु आएगी साथियों वो आएगी जी, और जी का मतलब होता है जीतना,
जीतना। और 9 हो गई, 10 हो गई। 11 पर जो आपकी धातु आएगी साथियों वो आएगी आपकी मत, और मत का मतलब होता है मथना। नंबर 12 पर आपकी जो धातु आएगी साथियों वो आएगी मुस, और मुस का मतलब होता है चुराना। नंबर 13 पर जो आपकी धातु आएगी साथियों वो आएगी नी, नी का मतलब ले जाना, नी का मतलब ले जाना। और नंबर 14 पर आपकी जो धातु आएगी वो आएगी हिरी, और हिरी का मतलब होता है हरण करना, हरण करना। और नंबर 15 पर जो आपकी धातु आएगी साथियों वो आएगी कृष, और कृष का मतलब होता है खींचना, अपनी ओर खींचना। और नंबर 16 पर धातु आएगी साथियों वह, और वह का मतलब होता है ढोना। क्या होता है साथियों? ढोना। अब देखिए साथियों ये 16 धातुएं हैं एक कथितम चे सूत्र से, जहाँ पर आपको दो दो कर्म मिलेंगे, एक रहेगा प्रधान कर्म और एक रहेगा गौण कर्म। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने बता दिया, वाक्य में हम सवाल करेंगे क्या, किसे, किसको। जहाँ पर आंसर मिलेगा वो प्रधान कर्म है, उसके अलग गौण कर्म है। कौन कौन से 16 धातुएं? दु है, याच, पच, दंड, रुद्र, पृछ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्री, कृष और वह। अब देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ग्वाला, ग्वाला गाय से दूध दूता है। ग्वाला गाय से दूध दूता है। समझने का प्रयास करना साथियों, ग्वाला गाय से दूध दूता है। तो यहाँ पर साथियों क्या दूता है? दूध दूता है। तो दूध तो क्या हुआ? प्रधान कर्म हुआ। क्या हुआ साथियों? प्रधान कर्म। ठीक है। किससे दूता है? गाय से दूता है। तो गाय क्या हुआ साथियों? गाय यहाँ पर क्या हुई? गाय आपकी हुई अप्रधान कर्म या गौण कर्म। इसको हम लिख देते हैं गौण कर्म। ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका सेंटेंस। देखिए गाय में भी आपकी द्वितीय विभक्ति और दूध में भी आपकी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो क्या बनेगा? गोप है, गाम, गाम की जगह आप धेनुम भी लिख सकते हैं, द्वितीय आएगी दोनों में ही। और दुग्धम, दोग्धी, क्या बनेगा? दुग्धम, दोग्धी। देखिए सेंटेंस कैसे बना है वापस समझना। क्या लिखा मैंने? गोप है, गाम, दुग्धम, दोग्धी। दुग्धम में भी द्वितीय विभक्ति और गाय में भी द्वितीय विभक्ति। तो ये है आपका एक कथितम चे का सूत्र। और प्रयास करते हैं अगला सेंटेंस लेकर। दूसरा सेंटेंस में ले रहा हूँ साथियों, विष्णु, विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है। विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है। अब देखिए क्या मांगता है? पृथ्वी मांगता है, तो पृथ्वी में कौन सा आएगा? प्रधान कर्म। कौन सा कर्म हो गई? प्रधान कर्म। और बलि क्या हो गई? बलि क्या हो गया? गौण कर्म। किससे मांग रहा है? बलि से। तो क्या हो गया? गौण कर्म। अब देखिए क्या बनेगा? विष्णु हूँ, विष्णु हूँ, बलि में द्वितीय आएगी तो क्या हो जाएगा? बलिम। और पृथ्वी का क्या हो जाएगा? वसुधाम। और मांगना यानी याच, तो याचते। तो क्या बन जाएगा साथियों? विष्णु हूँ, बलिम, वसुधाम, याचते। इसकी पीडीएफ जो है आपको साथियों वो टेलीग्राम चैनल जो है, आप टेलीग्राम चैनल जो है रेवंत राज मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं वीडियो एंड होने के बाद में डाल दूँगा। रेवंत राज मैथमेटिक्स जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वही लोगो लगा हुआ है, उसी को आप ज्वाइन करना। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं नंबर 3 पर। वह चावलों से भात पकाती है। वह चावलों से भात पकाती है। ये रीट में आया हुआ है, ध्यान रखना है। पिछले साल ही आया था साहित्य लेवल 1 के अंतर्गत। वह चावलों से भात पकाती है। तो क्या बनेगा? सा। स्त्रीलिंग है तो सा। तांडुलान, तांडुलान, ओदनम, पचत्ती।
देखिए तांडुलान में भी चावल बहुत सारे हैं, तो राम है, रामो, रामान, इसीलिए तांडुलान द्वितीय विभक्ति, और ओदनम में भी आपका कौन सा आएगा, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, रामम, रामो, रामान, राम है, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, तो द्वितीय विभक्ति लगी, और ओदनम में भी कौन सी आ गई, द्वितीय विभक्ति आ गई। डिटेल से समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल और लेते हैं साथियों। आचार्य है, आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है। आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है। प्रश्न धातु आई कि नहीं आई, आ गई। तो अब देखिए क्या बनेगा, आचार्य है, शिष्यम क्या पूछता है, प्रश्न, तो प्रश्न यहाँ पर क्या हुआ, प्रधान कर्म होगा, क्या होगा, प्रधान, और शिष्य क्या हो जाएगा, वो गौण कर्म हो जाएगा। तो शिष्यम प्रश्नम, प्रश्न धातु है तो क्या बन जाएगा, पृच्छति, क्या बन गया है, आचार्य है, शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखिए अगला एग्जाम्पल है, विष्णु सागर से अमृत मथते हैं। विष्णु सागर से अमृत मथते हैं, क्या बनेगा साथियों, आप बना के बताएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका क्या बनेगा, फिर मैं बनाता हूँ। विष्णु सागर से अमृत मथते हैं, क्या मथते हैं, अमृत, ये आपका प्रधान कर्म हो जाएगा, और सागर क्या हो जाएगा, गौण कर्म। तो क्या बनेगा, विष्णु सागरम अमृतम मथनाति, क्या बन जाएगा, विष्णु सागरम अमृतम मथनाति। तो साथियों ये कौन सा सूत्र था, ये था एकथितम चे का सूत्र। एकथितम चे का मतलब क्या होता है, 16 धातुएं ऐसी है जिनमें दो दो कर्म होगा, प्रधान कर्म और गौण कर्म। मैंने आपको बताई 16 धातुएं कौन कौन सी है, दु है, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हिरी, कृष और वह। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। ग्वाला गाय से दूध दूता है, गौप है, गाम है, दुग्धम दोग्धी। विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है, विष्णु बलिम वसुधाम याचते, और वह चावलों से भात पकाती है, सा तांडुलान ओदनम पचती। आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है, आचार्य है, शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। विष्णु सागर से अमृत मथते हैं, विष्णु सागरम अमृतम मतनाति। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका एकथितम चे का सूत्र हो गया। तो साथियों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। आगे जो द्वितीय विभक्ति के जितने भी सूत्र हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे। एक एक वीडियो में इसी प्रकार विभक्तियों का लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा क्या, हमें इसी प्रकार से आगे सभी टॉपिकों को डिटेल से समझना चाहिए, ताकि आपकी परीक्षा में आपको संस्कृत में 30 में से 30 अंक प्राप्त हो सके। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।